11 सितंबर 2001 का दिन एक आम दिन की ही तरह शुरू हुआ था, लेकिन 10 बजते बजते ये दिन दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक आतंकी हमले के रूप में तब्दील हो चुका था। जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावरों में 2 विमानों ने आकर टक्कर दे मारी और इस आतंकी हमले में करीब 3000 मासूम लोग मारे गए। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. Now this is what it looked like moments ago. इस हमले को अल-कायदा के 4 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। खालिद शेख मोहम्मद ने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर इस 9/11 के हमले की पटकथा लिखी थी और इस हमले ने दुनिया को आतंकवाद का असली चेहरा दिखा दिया। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि खुद को ताकतवर और सुरक्षित महसूस करने वाली दुनिया को आतंकवाद का चेहरा दिखा दिया। अमेरिकी धरती पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था तो जाहिर था कि इस क्रिया की प्रतिक्रिया होना लाजमी थी। नमस्कार, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज सुनाऊंगा मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े अब तक के आतंकी हमले 9/11 के मुख्य साजिशकर्ता ओसामा बिन लादेन के खात्मे की पूरी कहानी। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओसामा बिन लादेन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में से एक अल-कायदा का सरगना था। उसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को आतंकवाद से हिला दिया था। मगर अब बारी थी मानवता पर हुए इस घिनौने हमले का जवाब देने की। पूरी दुनिया एक तरफ थी और आतंकवादी संगठन और कुछ आतंकवाद को पनाह देने वाले देश जो चोरी छुपे आज भी आतंकवाद का हाथ थामे हैं, जिनमें हमारा पड़ोसी मुल्क भी शामिल है। मगर अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन और उसके साथी अपनी सारी गतिविधियां बंद करके दूसरे देशों में अंडरग्राउंड हो चुके थे। अमेरिका ने दिन रात एक कर रखा था ओसामा बिन लादेन और उसके साथियों को ढूंढने में, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं थी और वक्त बीतता गया। 9/11 की वो तारीख अमेरिका के सीने में हर साल बरसी पर नासूर बनकर उभर आती। अमेरिका को एक सफलता सन 2003 मार्च में मिली जब अल-कायदा में तीसरे नंबर की हैसियत रखने वाले और 9/11 के मुख्य मास्टरमाइंडों में से एक खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान के रावलपिंडी से ISI और FBI ने गिरफ्तार किया था। लेकिन इस कामयाबी के बाद भी अमेरिका के हाथ खाली ही थे, क्योंकि वो ओसामा बिन लादेन तक पहुंचने में असमर्थ थे। फिर तारीख आई 20 जनवरी 2009 जब बराक ओबामा ने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इसी शपथ के साथ शुरू हुई ओसामा बिन लादेन के खात्मे की कहानी। मई 2009 सिचुएशन रूम की बैठक जैसे ही खत्म हुई, राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने कुछ सलाहकारों को, जिसमें व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ राहम इमैनुअल, CIA के निदेशक लियोन पेनेथा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टॉम डोमिनिक शामिल थे, वो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस ले आए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ओबामा ने कहा कि वो चाहते हैं कि बिन लादेन की तलाश को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए और हर 30 दिन में उस अभियान की प्रगति रिपोर्ट उनकी मेज पर पहुंचाई जाए। बराक ओबामा अपनी आत्मकथा प्रोमिस लैंड में लिखते हैं, 9/11 की नवी बरसी से ठीक एक दिन पहले CIA के निदेशक लियोन पेनेथा और उनके सहायक माइक मोरेल ने मुझसे मिलने के लिए समय मांगा। लियोन ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, ओसामा बिन लादेन के बारे में हमें बहुत सी जानकारियां मिली हैं।
हमारे जासूसों ने अबू अहमद अल-क्वैदी के नाम के एक शख्स को ढूंढ निकाला है जो अल-कायदा के लिए संदेशवाहक का काम करता है और वो ओसामा बिन लादेन से भी निजी संबंध रखता है। हमारे जासूसों ने उसके फ़ोन और रोज़ की गतिविधियों पर नज़र रखी और वो हमें पाकिस्तान में इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद के शहर के बाहरी इलाके के एक बड़े अहाते तक ले गए। 2 महीने बाद 14 दिसंबर 2009 को लियोन और माइक की जोड़ी एक बार फिर राष्ट्रपति से मिलने व्हाइट हाउस पहुंची और इस बार उनके साथ CIA के एक ऑफिसर और एक विश्लेषक भी थे। ये ऑफिसर CIA काउंटर टेररिज्म और बिन लादेन अभियान के प्रमुख थे। इन दोनों ने राष्ट्रपति बराक ओबामा को उन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी दी जिनके जरिए वो एबटाबाद के उस अहाते तक पहुंचे थे। CIA के पूर्व निदेशक लियोन पेनेथा ने अपनी आत्मकथा वर्दी फाइट में इसका जिक्र करते हुए लिखा है, ये अहाता आसपास के प्लॉटों में सबसे बड़ा था, बगल वाले प्लॉट से 8 गुना बड़ा। इसके मालिक इब्राहिम व उसके भाई थे। उनकी माली हालत इतनी नहीं थी कि वो 1 करोड़ रुपए मूल्य की इस प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं। आश्चर्यजनक बात यह थी कि मालिक होते हुए भी इब्राहिम भवन के मुख्य हिस्से में न रहकर अहाते के अंदर ही गेस्ट हाउस में रह रहे थे। इस भवन में 3 मंजिलें थी। ऊपर की मंजिल में एक बालकनी थी, लेकिन इस बालकनी को दीवार से कवर किया गया था। बालकनी के सामने दीवार कौन खड़ी करता है? उस घर में ना तो इंटरनेट था और ना ही कोई लैंडलाइन फ़ोन। हमारी निगरानी से पता चला था कि कभी कभी एक शख्स घर से बाहर निकलकर अहाते के अंदर ही तेज तेज कदमों से चला करता है। हमने उसको द पेसर नाम दिया है। इस घर के बाहर कूड़ा उठाने वाला आता है, लेकिन घर के लोग अपना कूड़ा कूड़े वाले को ना देकर अहाते के अंदर ही कूड़ा जलाते हैं। CIA के जासूसों का मानना है कि द पेसर ही बिन लादेन हो सकता है। ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं कि इसके लिए हमारे पास 2 विकल्प थे। सबसे पहला विकल्प था कि इस अहाते को हवाई हमले द्वारा नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। उसमें पहला फ़ायदा ये था कि पाकिस्तानी धरती पर किसी भी अमरीकी के मारे जाने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं था, और दूसरा यह है कि हम सार्वजनिक रूप से इसका खंडन कर सकते हैं कि इस हमले में हमारा कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन उसका नुकसान ये था कि अगर हम अहाते को बर्बाद करने में सफल भी हो जाते तो ये कैसे सुनिश्चित करते कि उसके अंदर बिन लादेन मौजूद था। अगर अल-कायदा इस बात का खंडन कर देता तो हम ये कैसे सिद्ध कर पाते कि बिन लादेन मारा गया। हमारे पास दूसरा विकल्प था कि मैं विशेष ऑप्स मिशन को अनुमति दूं, जिस पे चुने हुए सैनिक हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान में प्रवेश कर अहाते पर इतनी तेजी से हमला करें कि पाकिस्तानी सेना या पुलिस को प्रतिक्रिया देने का मौका ही ना मिल पाए, और मैंने दूसरे विकल्प को ही मंजूरी दी। अब वो दिन भी आया जिस दिन इस धरती से उस आतंकी का खात्मा होना तय था। ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दिन मैं सुबह जल्दी उठा और रोजाना की ही तरह गोल्फ खेला, और गोल्फ खेलने के बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में कुछ कागजात देखने लगा, लेकिन मेरा ध्यान उस दिन केंद्रित ही नहीं हो रहा था। पूर्वी समय के ठीक 2 बजे 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टरों ने जलालाबाद हवाई अड्डे से एबटाबाद अहाते के लिए उड़ान भरी। उसमें सील के 23 सैनिक सवार थे। उनके साथ एक पाकिस्तानी अनुवादक और एक सैनिक कुत्ता कायरो भी उस दल में शामिल था। ओबामा लिखते हैं, ये सब मैं अपने साथियों के साथ लाइव देख रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर अपने लक्ष्य पर उतरने लगे, मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया।
सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम सब छोटे से उस कमरे में बिल्कुल शांत खड़े थे। तभी अचानक मार्क 1 और पेनेटा ने एक साथ वो शब्द कहे जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एनिमी किल्ड इन एक्शन। कमरे में मौजूद सभी लोगों के मुंह से एक आह सी निकली। मेरी आंखें वीडियो फीड पर लगी रही। मैंने धीमे से कहा, वी गॉट हिम। ओबामा ने वहां मौजूद सभी लोगों से हाथ मिलाए, लेकिन जब तक हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी सीमा में रहे तब तक सब चुप ही रहे। और इस तरह खात्मा हुआ आतंक के उस घिनौने चेहरे ओसामा बिन लादेन का। आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।